और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा हुई है, मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक दंगा, राजस्थान के करौली में हिंसा, उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल का सिर कलम या कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता का कत्ल। एक संगठन का नाम बार बार आ रहा है, वो है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हाल ही में पटना में पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके भी पीएफआई से जुड़े होने का दावा किया। अब बड़ी खबर ये कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए बिहार में पीएफआई से जुड़े हुए लिंक्स को खंगाल रही है। प्रवीण के बाद कर्नाटक में फाजिल की हत्या के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तो तेज हैं, लेकिन आम लोगों में भी गुस्सा, नाराजगी ऐसा कि लोग सड़कों पर आ गए हैं। फाजिल के अंतिम संस्कार के लिए लोगों का जमावड़ा देखा गया। भारी संख्या में यहाँ विशेष समुदाय के लोग जो कि साथ ही साथ जनाजे के चल रहे थे। तनाव ऐसा है कि हत्या के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है इलाके में, ताकि किसी भी तरीके से तनाव बढ़े नहीं। कर्नाटक के बेंगलुरु में युवक की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है, वो भी तब जब प्रवीण नेटारू की हत्या को लेकर अभी जांच चल ही रही थी। पीएफआई का नाम सामने आया ही था और ऐसे में अब फाजिल की हत्या के बाद सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन ये हमलावर थे। अभी शुरुआती जांच में जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें अपने चेहरे को कवर करके ये हमलावर आए। 4 से 5 की संख्या में हमलावर थे और धारदार चाकू से एक के बाद एक वार किया गया। जख्मी स्थिति में जब फाजिल को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। फाजिल की हत्या के बाद बेंगलुरु में तनाव की स्थिति है और फाजिल के जनाजे में भारी जमावड़ा लोगों का देखने को मिला है। लगातार एक के बाद एक जो हत्याएं हुई हैं बेंगलुरु में, उससे काफी तनाव है। बेंगलुरु के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और मुख्यमंत्री को आखिरकार ये कहना पड़ा है कि जो भी दंगाई हैं, जिस तरह का यूपी मॉडल है योगी का, उसको लागू वो करेंगे कर्नाटक में अगर जरूरत पड़ी तो बस। और आज मुंबई का ये बयान एक महत्वपूर्ण बयान आया है और ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। फिलहाल जो सूरत हाल है वो ये है बेंगलुरु की, कर्नाटक की, कि पहले नेटारू की हत्या हुई और फाजिल नाम के एक व्यक्ति की, एक युवक की हत्या हुई है। 23 साल का ये युवक बताया जा रहा है और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद तनाव भी यहां पर पैदा हो गया है। क्यों ये एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और क्या है इसका पीएफआई कनेक्शन? केरल से लेकर दरभंगा तक, फुलवारी शरीफ तक और अब ये कर्नाटक तक क्या है, इसी पर हम चर्चा भी आज आपको करने वाले हैं, दिखाएंगे। आज सुबह की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, आपसे चंद मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं। फाजिल नाम के युवक की जब धारदार चाकू के जरिए एक के बाद एक वार किया गया और हत्या कर दी गई, तो आज सुबह जब जनाजा निकला तो परिवार वाले तो रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी, उनके भी आंसू थमे नहीं, रुके नहीं। और अब एक ही सुर में मांग की जा रही है इंसाफ की मांग की जा रही है और ये चाहते हैं लोग कि फाजिल के हत्यारों तक जल्द से जल्द पुलिस पहुंचे। ठीक उसके नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है जब फाजिल नाम का ये शख्स तस्वीर में दिख रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी सी धुंधली तस्वीरें हैं। 4 से 5 लोग आते हैं, चेहरा कवर किए होता है, बिना कोई बात किए, बिना कुछ लड़ाई झगड़े आते हैं और सीधा वार करने यहाँ पर शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक जब धारदार चाकू से हमला किया गया तो फाजिल बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है, परिवार के लिए बड़ा झटका है, साथ ही पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी है कि पहले प्रवीण नेटारू और अब फाजिल की मौत के बाद, फाजिल की हत्या के बाद पुलिस के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। जैसा हमने कहा, बड़ी खबर आप जानिए। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद पार्टी के नेता भी सवाल करने लगे हैं कि आखिर कानून व्यवस्था इस तरीके से कैसे बिगड़ रही है। राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ सख्त होना जरूरी है और बसवराज बोम्मई कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो यूपी की ही तरह योगी मॉडल कर्नाटक में भी लागू करेंगे। यहाँ योगी मॉडल से मतलब है उनका बुलडोजर मॉडल, यानी बुलडोजर वहां पर भी चल सकते हैं दंगाइयों के खिलाफ। और जो राष्ट्र विरोधी जिनका वो जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में, वहां पर वो योगी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। बसवराज का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक के बाद एक वहां पर 2 हत्याएं हो चुकी हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। I have told in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it.
चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। उदय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नंदगोपाल राजनीतिक विश्लेषक हैं और वेदभूषण जी पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, और इफ्राहिम चौधरी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। उदय प्रताप सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बार बार ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं अलग अलग दलों के कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को भुनाना चाहती है। 2024 में चुनाव है, लिहाजा अगर बैन लगाने वाली बात है तो बैन क्यों नहीं लगता पीएफआई पर? देखिए, पहले तो मैं जरा एक सुधार कर दूं, मैं उदय कुमार सिंह हूं। जी चलिए, उदय कुमार सिंह जी। हाँ, मेरा नाम उदय कुमार सिंह है। जी जी, तो चलिए। खैर, हाँ, ये आगे से थोड़ा सा, क्योंकि जी जी, माफी चाहते हैं, मैं कभी उदय से, कोई बात नहीं। ये मैं मुख्य विषय पे आ रहा हूं। देखिए, इधर हाल के दिनों में ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, यह भारतवर्ष के लिए नितांत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में या उसके देश में लॉलेसनेस हो और लॉ एंड ऑर्डर का इशू खड़ा हो। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब होती है तो इनका कंस्पिकुअस इफेक्ट होता है, मल्टीपल चेन रिएक्शंस होता है। वो हम उसकी सोशियोलॉजी पे नहीं जाएंगे। अभी हम सीधा आपसे पूरा राजनीतिक सवाल है मेरा, बैन क्यों नहीं लगा देते? नहीं, आपकी सरकारें हैं, आपकी सरकार चल रही है। आपने अभी न्यूज में सुना, आपके ही चैनल पे हम सुन रहे थे, एनआईए ने पूरे इनके नेटवर्क पे छापा मारा है। आज जांच इनका चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये सारे मामले हैं और जैसे ही पुख्ता सबूत इसके विरुद्ध मिल जाएगा, नहीं, वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा सर। ये तो राजनीतिक फैसला होता है। आरएसएस पर भी बैन लगा है 2 बार, लेफ्ट पार्टियों पर भी बैन लगे हैं। उसी तरीके से बैन लगा दीजिए। अगर सारी जांच में क्लियर आ जाती है, बैन हटा देना। ये तो एक राजनीतिक फैसला है, क्यों नहीं होता है? चलिए, आपके पास मैं आऊंगा। चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, ये बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप है कि कांग्रेस की ढील की वजह से इस तरह के संगठन पनपे और अब ये सूरत हाल है। हेलो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे चंद्रमोहन जी से पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उदय कुमार सिंह हूँ। चंद्रमोहन जी से आपने ये प्रश्न पूछा है ना? जी जी। लगता है चंद्रमोहन जी तक आवाज जा नहीं रही है। चंद्रमोहन जी, खुद को अनम्यूट कीजिए तो आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। हेलो, आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, आपका ये आरोप बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि उसका नहीं, मेरा आरोप नहीं है साहब, मेरा आरोप मैं आपकी बात पूरी कर दूं। आपका नहीं है, जिसका भी वो बेबुनियादी आरोप है, क्योंकि आज 2014 के पास परिवर्तित होगी और 2 बार सत्ता उस सरकार के पास है, जो सरकार कभी इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाया करती थी। तो आज क्या कारण है कि उनके रहते हुए भी जब राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट डिबेटों में बिक जाएं और देश के अंदर उनके रहते हुए देश के नागरिकों की हत्या हो और वो मूक बने बैठे रहे, तो प्रश्न उन पे उठता है। आपने 70 साल के कामों को, कार्यों को, कार्यकृत्यों को नकार कर कि कुछ नहीं हुआ। 2 टर्म की सरकार के अंदर 9 साल गुजर जाने के बाद भी अगर जस के तस हालात है और आप ये एक कमजोर व्यक्ति की तरह परिस्थितियों का हवाला देके कहें कि वो सरकारें ऐसे कर रही थी, तो वो एक अंगूठा आपकी तरफ इसलिए उठ जाता है क्योंकि आपने किसी समय देश के जनमानस को और देश के मीडिया को, देश के दार्शनिकों को अगर आप मौजूदा सरकार से सवाल करना चाहते हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, तो उदय कुमार सिंह जी से मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। उदय कुमार जी, पहले प्रवीण नेटारू की हत्या हो जाती है, अभी फाजिल नाम के एक शख्स की हत्या हो गई है। कौन हमलावर है नहीं पता। प्रवीण नेटारू मामले में अभी भी जांच चल रही है। आप इससे पहले दुष्परिणामों के बारे में बात कर रहे थे, कहीं दुष्परिणामों की शुरुआत तो नहीं है? प्रवीण बजरंग दल का नेता और फिर अब फाजिल नाम के इस शख्स की हत्या। नहीं, ये आपका कहना बहुत सही है। इसके रिएक्शंस होते हैं, चेन रिएक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में अगर कहीं पे विद्वेष फैल रहा है तो एक जगह ही केंद्रित रहेगा, उसका आफ्टर इफेक्ट होता है और इसके मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं। इसका विशियस साइकिल डेवलप होता है और सोसाइटी में इसका परिणाम ये होता है कि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लोग भी जो समाज के विकास में जुड़े हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने की जिनकी उम्र है, वो लोगों का दिमाग में विद्वेष हो जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलने लगती है
इसलिए आपका और वही तो बिल्कुल दिख सही रहा है कहना उदय कुमार सिंह जी, इस पे- अगर ऐसे नॉर्मली कुछ आपसी रंजिश में या कोई दुश्मनी में हत्या हुई होती तो अलग एंगल से देखा जाता, लेकिन अभी कर्नाटक में एक के बाद एक जो 2 मर्डर हैं, ऐसे देखा जा रहा है कि पहले हिंदू की हत्या हुई, अब मुस्लिम की हत्या हुई। नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। देखिए, जिस विषय पे आप हमसे पूछ रही हैं, ये जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाएगी कि नहीं इसी के चेन रिएक्शन में ये घटना हुई है, तब तक इसको इससे लिंक करना उचित नहीं योगी है। मॉडल की जरूरत लेकिन है हाँ, कर्नाटक में क्या? लेकिन पब्लिक परसेप्शन निश्चित योगी तौर मॉडल पे की उधर जरूरत जाता है क्या कर्नाटक में? हेलो, योगी मॉडल की जरूरत है क्या कर्नाटक में? नहीं, कोई मॉडल की जरूरत नहीं, इस पर जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। अगर कहीं वही पर तो भी योगी सरकार सेक्युलर करती है फैब्रिक ना। को, नहीं प्लीज लेट मी स्पीक, अगर कहीं पे सेक्युलर फैब्रिक को कोई डिस्टर्ब कर रहा है और ये चाहता है कि नहीं यहाँ पे हमारा एक मॉडल डेवलप होगा, हम यहाँ पे अपने मन से यहाँ के संविधान को चैलेंज करेंगे, तो इस पे बिल्कुल सरकार को जीरो टॉलरेंस अपनाने की जरूरत है। आपने बहुत सही कहा, अगर इस तरह के प्रमाण मिलते हैं जो जांच जारी है तो इन पे बैन लगेगा और इस पे जीरो टॉलरेंस। चलिए नंद गोपाल जी को भी ले लेते हैं, हमारे साथ नंद गोपाल जी भी जुड़े हुए हैं, चाहे जिसका भी वो मॉडल रहा। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। नंद गोपाल जी, ये बताइएगा कि क्या ये एक प्योर क्रिमिनल मामला है या जो राजनीति जो इस पर होती है, जिस तरह की बयानबाजी होती है, तो ये जो घालमेल है इसको मैं आपसे समझना चाहता हूं। ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, और एनआईए ने भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जब से ये उन्माद की बातें और विद्वेष की बातें या एक दूसरे धर्म के प्रति ज्यादा आक्रामक भाषा का उपयोग होने लगा है, तो देश का एक माहौल जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हम भाईचारे से रहते आ रहे हैं, इस देश में जो भी व्यक्ति रहता है वो एक ही है, वो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, चाहे उसके पूजा करने की पद्धति अलग अलग हो, लेकिन उनका वंशज, उनका परिवार, वो सब हिंदुस्तानी है और उन्हें आगे ही हिंदुस्तान में रहना है। लेकिन जो अभी तक ये जहाँ तक पीएफआई की बात आई है कुछ समय से, पीएफआई एक्टिव इसलिए हुई है कि इस तरह का माहौल बन गया है। नंद गोपाल जी, अभी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। वेदभूषण सर भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पीएफआई के लिंक अगर राष्ट्र विरोधी हरकतों में सामने आते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, तो कैसे पहचाना जाए? क्या वो ऐसे साक्ष्य हो सकते हैं जिनके आधार पर पहचान की जा सकती है? अगर हमारे आसपास ये घटना घट रही है, उनसे जानेंगे, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन उससे पहले। बहुत है, क्योंकि ये एक बहुत ही एक तरह से एक ब्रूटल हत्या हुआ है, और हत्या इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने कोई ट्वीट या फेसबुक में कोई पोस्ट डाला है। लेकिन ये कर्नाटक में खुलेआम ऐसे एक मर्डर करना, इसमें लोग को गुस्सा भी है, और हमारे मुख्यमंत्री ने कह भी दिया है कि हम किसी भी हालत में इनको पकड़ेंगे। पीएफआई की लगातार जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप चाहे जयपुर का कनेक्शन आप देखें या बेंगलुरु में चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के उनकी हत्या देखें, या और घटनाएं महाराष्ट्र में भी जो हुई हैं, उनमें सब में पीएफआई का कनेक्शन आ रहा है। क्योंकि पीएफआई का एक उन्होंने एजेंडा तय किया है कि संगठन करो, फिर हिंसा करो और फिर पॉपुलेशन को। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से पीएफआई को अब बैन करना चाहिए। ये एक हिंदू समाज के नौजवान के बर्बर हत्या का इश्यू है। आज पूरे देश इस इश्यू पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों समाज में एक वर्ग ऐसे रैडिकल हो रहा है, फेसबुक पोस्ट के लिए क्यों ऐसे हत्या बर्बरता से एक वर्ग कर रहे हैं। इसके बारे में सोचना, इसके बारे में प्रश्न उठाना जरूरी है। पीएफआई की जो गतिविधियां हैं ये संपूर्ण देश जानता है, और ये केवल आज से नहीं है, कांग्रेस समय के सरकार के भी कई रिपोर्टें ऐसी हैं कि इस संगठन के खिलाफ रिपोर्टें दी हैं। सिम्बी का कई जगह खात्मा हुआ और वो पीएफआई में जाके तब्दील हो गया। पंजाब में भी जो आतंकवादी गतिविधियां, कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां, या अन्य प्रदेशों में जो मुस्लिम कट्टरपंथी की गतिविधियां, इसको ये फाइनेंस भी करती है और इसके लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस पर बड़े स्तर पर जांचें पड़ताल और जांच एजेंसियों का जो निष्कर्ष निकला है, ऐसे संगठन पर बैन भी होना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
पॉलिटिकल रिएक्शन हमने सुना, और अगर एक तरफा मांग की जा रही है जांच की, एक तरफा इसका विरोध किया जा रहा है, तो बड़ा सवाल ये भी कि पीएफआई इतने विवादों के बाद भी आखिर बैन सरकार क्यों नहीं कर रही। वेदभूषण सर भी हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी। वेदभूषण सर, अगर कन्हैया लाल जो कि उदयपुर में मारा गया उसके तार पीएफआई से जुड़ते हैं, अमरावती में उमेश कोल्हे को बेदर्दी से मार दिया गया, तार पीएफआई से जुड़े, फिर इधर प्रवीण नेटारू की हत्या कर दी गई, उसने भी कन्हैया लाल की हत्या का विरोध सोशल मीडिया पोस्ट पर किया था। अगर इतना जहर युवाओं में भर दिया गया, अगर इस तरीके से पीएफआई कनेक्शन सामने आ रहा है, तो फिर अब किस तरीके के कदम उठाए जाने की जरूरत है? प्रोसीजर क्या हो सकता है? अगर बैन कराना है तो क्या होगा? साथ ही मैं बिहार को लेकर जानकारी कुछ इकट्ठा कर रही थी, उसमें मालूम हुआ कि दानिश नाम का जो शख्स है वो पूरे दिन सोता था, रात भर जागता था, मोबाइल पर लगा रहता था, घर का कोई सदस्य अगर मोबाइल पकड़ ले तो वो मोबाइल तोड़ देता था। ये किस तरीके के सिम्टम्स हैं? क्या समझ में आना चाहिए अगर घर में ही कोई शख्स इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है तो? देखिए रचना, जहां बेंगलुरु में घटना हुई है उसके बराबर में केरल स्टेट है जहां पर पीएफआई का जन्म हुआ था। अब आपने पूरे बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर देखा कि एक स्पेशल तरह का मॉडस ऑपरेंडी निकल कर आ रहा है। वो केवल गला काटते हैं, जो सीरिया और आईएसआई का एक बड़ा मॉड्यूल है। जो अभी आप दानिश की बात कर रही थी, वो एक तमाम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। उनके कनेक्शंस पाकिस्तान से, टर्की के कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट संगठन हैं उनके साथ, और मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे संगठन हैं जिनके साथ उनके कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं। इस बारे में एनआईए तमाम तरह के एविडेंसेस इकट्ठे कर रही है। जो पीएफआई का आज तक मैं मालूम करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, उनका इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। वो कहते हैं सोशल उसके लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। केवल और केवल वायलेंस और मर्डर और तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियों के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। अभी आपने पटना में देखा, एक दिल्ली झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर तक उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एक विशेष मानसिकता के लोग उसमें भर्ती किए जा रहे हैं। उनको एक 2047 के लिए तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से लेकिन वेदभूषण सर, अगर लंबे वक्त से दूसरे देशों के साथ गलत इरादे से ये लोग कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे, क्या पहचानना, क्या समझना, क्या इसके बारे में पता लगाना इतना ज्यादा मुश्किल है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की से इनकी फंडिंग हो रही थी, लगातार कनेक्शन में थे। बिल्कुल इनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, टाइम लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। ये कॉपरेट तो करते नहीं है कि आके बता देंगे कि या कोई इनकी मुखबिरी कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम जो जिनसे लोग घिरे हुए हैं वो एक पर्टिकुलर एक तबका है, उनके माइंडसेट है कि किस तरह से इनको प्रोटेक्ट किया जाए जिससे कि वो अपने एक्शन को अंजाम दे सकें। चलिए, जिस तबके, जिस माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, हम उस पर भी आएंगे, हम उस पर भी आएंगे। इफ्राहिम चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। इफ्राहिम साहब, ये बताइएगा कि ये माना जाता है कि प्रोटेक्ट करने की कोशिश होती है खास तबके की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से, अगर साफ कहूं, जब इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इफ्राहिम चौधरी से थोड़ी देर बाद हम संपर्क करेंगे, क्योंकि खुलासे होना, एनआईए की जांच में इन्वॉल्व हो जाना, मतलब ये मामला बड़ा है। जी, अपनी बात कहिए। जी जी, देखिए, कोई भी अपराध कहीं भी पनप रहा है तो उसकी मुखालफत होनी चाहिए। जिस तरह से हत्याएं देश में हो रही हैं और हत्याएं करने के बाद में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं, मेरा सवाल ये था, पीएफआई का जो कनेक्शन सामने आ रहा है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अपराधी कोई भी हो, पीएफआई हो या अन्य कोई भी हो, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच भी अच्छे पैमाने पर होनी चाहिए, मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए। उसमें अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जरूरत है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं सियासी लालच उसमें छिपा हुआ है। उस लालच से क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, इस पे क्या रोक लग रही है, इसमें क्या मसलहत है कार्रवाई ना करने में, और लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में, और समाज में जो है इंसाफ कायम करने में एक कहां रुकावट पैदा हो रही है, इस बात को समझने की जरूरत है। आपके हिसाब से किसको राजनीतिक लालच है?
देखिए, राजनीति तो राजनेता हो, कोई सियासी जो लोग हैं उन्हें लालच हो सकता है। अब क्यों, जब देश में सरकार चल रही है, सरकार चल रही है, तो फिर ये बताइए कानून का उल्लंघन, इस तरह से अफरा तफरी का, अराजकता का माहौल। मेरा सवाल जो था इफ्राहिम चौधरी साहब, वो शायद कन्वे नहीं हो पाया। मेरा मानना ये था और मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप भी मानते हैं कि पीएफआई को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम तंजीम है? देखिए, ये जांच का विषय है। अगर वाकई में वो निर्दोष है और फंसाया जा रहा है तो ये बात माननी पड़ेगी कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और अगर उनकी पीएफआई कुछ गैर कानूनी काम कर रही है, संविधान के खिलाफ कर रही है, समाज के खिलाफ कुछ कर रही है और वो जांच में दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो ये बहुत जरूरी है कार्रवाई होना। ठीक है। और वो पीएफआई नहीं बल्कि कोई भी संगठन हो, कोई भी जमात हो, आप कह रहे हैं कि अगर पीएफआई है तो भी और अगर कोई और संगठन है तो भी, अगर युवाओं को भड़काने बहकाने का काम हो रहा है, एक दूसरे की हत्या के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो इसमें किसी के राजनीतिक लालच की बात भी सामने आ रही है। उदय कुमार जी से इसका वेलकम बैक। हम पीएफआई की बात कर रहे हैं, पीएफआई के आतंकी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, ये बताइएगा कि बार बार ये सवाल उठता है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, राजनीतिक मामले आगे किए जा रहे हैं और राजनीति के लिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या ये मुमकिन है कि इतनी एजेंसियों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर ले सरकार? राजनीतिक मामले अलग हो सकते हैं, परंतु ये केवल वायलेंस और क्रिमिनल ऑफेंस से जुड़े हुए मामले हैं। चाहे अमरावती का मामला है, उदयपुर का मामला है, पटना का मामला है, अभी फिलहाल जो आपके चैनल पर मैंगलोर का मामला चल रहा है, केवल और केवल ये आपराधिक मामले हैं जिसकी जांच तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर रही हैं और तमाम तरह के एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं जिससे कि कोर्ट में बताया जा सके कि इसके कनेक्शन किस तरह से पीएफआई और एसडीपीआई से हैं। यही तमाम चीजें हैं जो कोर्ट में बाद में इसको जो बैन लगाने की मांग हो रही है, वो तमाम चीजें ही कोर्ट को बताई जाएंगी, क्योंकि ये तमाम मामले कोर्ट के अंदर विचाराधीन है और जब बैन किया जाएगा उसको चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज भी सबसे बड़ी अदालतों में, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये मामले जाएंगे। तो पुलिस को या सरकार को या इन्वेस्टिगेट एजेंसी की जिम्मेदारी है कि बियॉन्ड डाउट एस्टैब्लिश करें कि बैन बिल्कुल जायज था। इब्राहिम चौधरी का ये सवाल, उदय कुमार सिंह जी इसका जवाब आप दीजिए। अभी उन्होंने बहुत सही बोला। ये जो पीएफआई पे बैन जल्दी करने की बातें उठ रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं है, ये चैलेंज होगा, कोर्ट्स में चैलेंज होगा और वहां जो एजेंसीज हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और इस कारण इन पे प्रतिबंध लगा है। इसलिए एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और अगर सफिशिएंट एविडेंसेस होंगे तो ऑनरेबल कोर्ट्स में ये प्रोड्यूस किया जाएगा। जहां तक राजनीतिक फायदे की बात है, तो जहां जो मैं समझ पा रहा हूं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई का नेटवर्क पूरे देश में खड़ा कराया है राजनीतिक लाभ लेने के लिए? ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। पीएफआई की तरह के और इससे मिलते जुलते भारतवर्ष में और विदेशों में भी अनेकों ऐसे संगठन फलते फूलते रहे हैं और वो कानून के दायरे में आए हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। क्यों फल फूल रहे हैं? बगदादी का इतिहास देखा होगा, कैसे फले पूरे फूले? दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते थे। उदय जी, क्यों इतना उनका मौका क्या मिला? हश्र हुआ, आप बताएं। क्यों इतना मौका मिला उन्हें कि फल फूल गए? 8 साल से तो आप भी हैं। नहीं, फल ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सरकार के को बता करके कोई कार्यक्रम ये लोग चलाते हैं। ये सभी जो है भूमिगत होकर के ऐसे काम किए जाते हैं। ये कुंठित और कलुषित मानसिकता के लोग होते हैं और ये समाज के जो युवा हैं उनको बहकाने का काम करते हैं, उनको तरह तरह का ट्रेनिंग से। आपने देखा होगा लिटरेचर, उस लिटरेचर में स्पष्ट था कि हम लोग ये कार्यक्रम चलाएंगे कि फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसमें एक मॉड्यूल डेवलप करेंगे कि 2047 तक हम भारत को पूरा इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दें। ये इनकी सोच है। भारत एक महान देश है, यहाँ संविधान का शासन है, कानून का शासन है और कोई नौजवान अगर इस मुगालते में है कि हम इतने दिनों तक भारतवर्ष को एक
इस्लामिक स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, जी जांच चल तो रही ये है, उसकी लेकिन चंद्रमोहन शर्मा ये जी- उसकी भूल है। चंद्रमोहन शर्मा ऐसा जी, संभव ही विपक्ष नहीं तो है। हमेशा हो ही मुद्दों नहीं को सकता है। तलाशती है, विपक्ष ऐसे मुद्दे तलाशती है जिसको लेकर मौजूदा सरकार को घेरा जा सके और सवाल किए जा सके। क्यों नहीं कांग्रेस इस मुद्दे को अपना लेती है? क्यों नहीं कांग्रेस इस जिद को ठान लेती है कि नहीं, ऐसे जो भी संगठन है, ऐसे जो भी संगठन देश में जहां जहां भी काम कर रहे हैं, ढूंढिए, पहचानिए और बैन कीजिए। रचना जी, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज देश को इस बात का पता चलना चाहिए, जो पार्टी आज सत्ता में है, जब वो विपक्ष में होती है तो वो सही बात को गलत कितनी ओजस्वी वाणी से बोलती है, और आज उसी पार्टी के प्रवक्ता जब डिबेट में बैठे हैं सत्ता में होने के बाद कितनी लाचारी साबित कर रहे हैं। तो ये वो बात है कि जब सही तो उसे गलत कह दो, जो गलत है उसे सही कह दो। अरे आज आपके पास प्रमाणित करने का मौका है, क्योंकि आपके नेता और प्रवक्ता डिबेटों में, रैलियों के अंदर ब्लेम लगाते थे सरकारों के ऊपर। आज आपके कारण आपने बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करते करते बीजेपी वर्सेस बेरोजगारी, महंगाई और देश के बदलते हालात, बिगड़ते हालात, देश का अमन और चारा भाईचारा। चंद्रमोहन जी, बड़ी खबर, चंद्रमोहन जी माफी के साथ रोक रही हूँ, बड़ी खबर असम से है। असम में जहां पर अलकायदा टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, बारपेटा से 8 आतंकी इसी सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं। और आज सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इनका कनेक्शन अलकायदा से है, बारपेटा से। असम के बारपेटा से ये बड़ी वारदात और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सभी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आप जब कोर्ट में पेशी होगी, उससे जुड़ा अपडेट जो भी होगा इंडिया न्यूज सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएगा। लेकिन पहले चंद्रमोहन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, आगे फिर और मेहमानों से भी बात होगी। रचना जी, आज विषय कहाँ आके खड़ा हो जाता है? विषय होता है कि आज देश के अंदर जो सरकार है वो 2014 के अंदर अपने आप को ये साबित करके आई थी कि उसके आने के बाद देश के अंदर विकास, अमन और भाईचारा बरकरार रहेगा। लेकिन आज ना तो देश के अंदर विकास है, ना विकास की डोर के ऊपर महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी, और देश के अंदर जो अमन और भाईचारा, जो देश की एक पहचान थी, जिसके अंदर आज एक वर्ग को टारगेट करने के बाद आज जो हालात बदले, हालात तो कल भी थे ऐसे, लेकिन उन हालातों का आज जिम्मेवार कौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण करते थे, बयानवीरा होना और बयानवीर लगातार बयान दे देना, और उसके कारण देश के अंदर ऐसा हालात पैदा होना। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं उदय कुमार जी। उदय कुमार जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। इनकी ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से रही है, वोट बैंक के चक्कर में। इसमें कोई राजनीति का प्रश्न नहीं उठता है। ये भारत के सुरक्षा से संबंधित मामला है। प्रभु, आज सरकार आपकी है, इसमें पार्टी लाइन पे कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। पार्टी लाइन पे इसमें कोई आपने अपने फायदे के लिए दीजिए, आपने अपने फायदे के लिए नोटबंदी करी, आपने अपने फायदे के लिए ये फेयर नहीं है। आप या तो फिल्म के ऊपर मेरे देश के हिंदुस्तानी की हत्या क्यों हो रही है? आप मुंह बन के क्यों बैठे हैं? आप एक राष्ट्रवादी सरकार है, फिर आपके होते हुए एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप क्यों स्टेट के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं? सेंटर के अंदर किचन बहुमत आपका है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब मांगिए जवाब आपसे। आप बीच में नहीं बोलिए। आप जब बोल रहे, एक आप अनुशासित व्यक्ति की तरह व्यवहार करिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप पूरी बात को हमारी सुनिए और इसके बाद आप उसकी पर प्रतिक्रिया दीजिए। ये पीएफआई का जहां तक प्रश्न है, ये मॉडल जो इन लोगों का अनर्थन हुआ है, निश्चित तौर पे ये भारत के आंतरिक सुरक्षा का मामला है और भारत के संविधान को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों को इस तरह के डिजाइन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये सभी घटनाएं निंदनीय हैं। चाहे ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला है और इसमें वोट बैंक की चिंता किए बगैर हर पार्टी को इसका विरोध करना चाहिए। वो बीच में इसीलिए बोले थे क्योंकि आपने तुष्टीकरण की बात की थी कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही है। तुष्टीकरण तो इनका इतिहास ही है। मैं जवाब देना चाहता हूं जी। देखिए, बड़े आराम से विपक्ष में रहकर कांग्रेस को ब्लेम देना और उसके बाद सत्ता के अंदर आ जाने के बाद कोई हल ना करना, ये एक कमजोर सरकार और एक कमजोर नेतृत्व की पहचान है और एक कमजोर नेता की पहचान है। आज सत्ता है आपके पास,
आपने अपने फायदे के लिए जीएसटी करी, आपने अपने फायदे के लिए नोटबंदी करी, आपने अपने फायदे के लिए धारा 370 का सिस्टम चेंज करा, तो फिर इस चीज के लिए देश के नागरिक की हत्या क्यों हो रही है? क्यों राजनीतिक विश्लेषक नंद गोपाल जी भी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, आज जीएसटी नोटबंदी पर हम बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, नंद गोपाल जी हमारे साथ हैं। नंद गोपाल जी हमारे साथ हैं, ठीक है, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद गोपाल जी, जब वसुंधराज बोम्मई से पूछा गया कर्नाटक के इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल कर्नाटक में भी लागू करेंगे। लेकिन जब पीएफआई के बैन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं, अगर सभी इस बात को लेकर सहमत होंगे और ऐसे सबूत मिलते हैं तो पीएफआई बैन हो सकता है। क्या किसी की तरफ से ढील है? और ये अगर ढील किसी की तरफ से है तो ये कौन है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे ईडी है, एनआईए है, उसने प्रूव कर दिया है और इन पीएफआई के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराकर कि ये देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनके अकाउंट्स भी सीज किए गए हैं, लेकिन जो इनको पैसे का मेन सोर्स है वो सोर्स है हवाला। हवाला नेटवर्क से जब तक इनके पैसे के बाहर के पैसे के सोर्स को खत्म नहीं करेंगे, एजेंसीज इन पर उचित कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कर्नाटका के, वो कह रहे हैं कि मुझे यूपी मॉडल करना होगा और किसी भी संगठन में जो देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है तो पहले उसे बैन करिए, यूपी मॉडल तो बाद में करिए ना। उसके लिए आपको किसी से सोचने या सलाह लेने की क्या जरूरत है? आप देश के स्टेट के मुखिया हैं और आपको लगता है कि पीएफआई के लोग स्टेट में देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, देश में धार्मिक भावना भड़का रहे हैं, देश में भाईचारे को खराब कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, उससे वो न भागे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे और देश उनके साथ है। और जहां तक ये जो पीएफआई के लोग हैं, ये यदि ये सोचते हैं कि हम ये धार्मिक उन्माद पैदा करके मुस्लिम समाज का कोई भला कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे मुस्लिम समाज ऐसे में आम लोगों को भी तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए ना कि कौन सी राजनीतिक पार्टी एकता के लिए जरूरी था, वो समाज का भी नुकसान कर रहे हैं, समाज के लोगों को भी नुकसान कर रहे हैं। वेदभूषण जी से आगे रिएक्शन लेंगे, लेकिन उदय कुमार सिंह जी, छोटा सा रिएक्शन मेरा आपसे। अभी तक तो कर्नाटक को लेकर सवाल हो रहे थे, अभी असम से अगर खबर है कि अलकायदा टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, तो आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी ये कहते हुए नजर आएंगे कि यहाँ भी योगी मॉडल की जरूरत है, और सवाल तो यहाँ भी उठेंगे कि आखिर कैसे हो गया असम सरकार के होते हुए ऐसा? नहीं, ये जो नेटवर्क है, यही तो जांच हो रहा है ना। ये पूरे देश में इन लोगों का कहां नेटवर्किंग है, क्योंकि ये एक छोटी संस्था नहीं है, ये केरल से प्रारंभ हुआ है, बिहार में भी इसके मॉडल्स दिखाई पड़े हैं, बिहार में कुछ लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, ये और इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उन्हीं चीजों को सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। जैसे ही पुख्ता सबूत इनके विरोध में मिल जाएगा, वो कोर्ट में जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे और डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं मेरा निर्णय सही है। इतने में तो जांच बैठती है, इतने में तो घटना घट जाती है। वेदभूषण जी, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, कैसे जांच हो, जांच का एंगल क्या होना चाहिए कि हत्याओं को रोका जा सके? युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा है, ऐसे हजारों कैंप्स हैं, ऐसे हजारों ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां पर युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा है। रचना आप हमसे पूछ रही हैं? नहीं, मैं वेदभूषण जी से सवाल है मेरा। के हैं, उनको एक प्रलोभन दिया जा रहा है, टारगेट दिया जा रहा है। एनआईए और ईडी, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन फाइल की गई थी, 100 से ऊपर पिटीशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हमें एजेंसीज का मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एनआईए एक प्रीमियर और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो तमाम केसेस के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि कोर्ट से और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, जरूर इसका रिजल्ट आएगा। अभी आपने असम का जो एग्जाम्पल दिया, वो उसी का एक उदाहरण है। पकड़े जा रहे हैं और जेलों के अंदर है और लंबे समय तक जेलों के अंदर रहेंगे, उनके खिलाफ अकाट के सबूत इकट्ठे करना है। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं नंद गोपाल, वेदभूषण जी, थोड़ा अपने संस्थाओं के ऊपर विश्वास कीजिए। ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का मामला नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं और कुछ संस्थाएं या कुछ राजनीतिक दल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल देते हैं कि आज से 15 साल पहले, आज से 10 साल पहले इसी तरह के आरोपों में बहुत से युवाओं को उठाया गया, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं, 10-10 साल उनको जेल में रहना पड़ा।
और अदालत से फिर वो बरी हुए बाइज्जत। अबुल जी, किसी आदमी का बरी अबुल जी, मेरा ये कहना है कानूनी रूप से कि कोई आदमी यदि अरेस्ट हो जाए और बरी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं हुआ था। वो किसी टेक्निकल वजह से, गवाहों की वजह से, शिकायतकर्ता की मौजूदगी वजह से या और बड़ी टेक्निकल रीजन से बरी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं हुआ था। कन्हैया लाल का आप बोल दो कि उसका मर्डर ही नहीं हुआ था, जिंदा है। या अभी जो प्रवीण जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो जिंदा है, वो तो अपने आप से उसने अपना गला काट लिया। तो ये कह देना कि ये बरी हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं हुआ था। अपराध तो हुआ था और रीजन से वो बरी कर दिया गया। आप सभी साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये पीएफआई का, और जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ मामला यहीं तक सीमित नहीं है। हम ये भी आपको बता दें कि जिस तरह के खुलासे एनआईए कर रही है, या पाकिस्तान से लिंक, या और जो बाहर लोग बैठे हैं, जो बाहर आतंकी संगठन है, उनके साथ जो लिंक आ रहा है वो वाकई हैरान करने वाला भी है और काफी अफसोसनाक भी है।